तो टाइम निकालिए। अगर आपको अपने से प्यार है और आप थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ की तरफ देना चाहती हैं तो ज़रूर टाइम निकालिए। ये एक पूरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाए। जब ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है तो कोलेजन प्रोडक्शन भी होता है। जब कोलेजन प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारी स्किन भी नेचुरली ग्लोगी, क्योंकि जब आपके अंदर प्राण शक्ति जा रही है, आपके अंदर प्राणा जा रहा है, तो आपकी बॉडी भी नेचुरली ग्लो करने लगेगी ना। तो कपालभाति तो डेफिनेटली फेशियल एक्सरसाइजेज ही करते हैं और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उस ज्ञान को दूसरों को नहीं देते हो तो ये आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। तो जो आप योर डेस्टिनी इज योगा। बिल्कुल योग की शुरुआत है शायद मेरे जीवन में। या राइट। और जितना आप उसके अंदर जाओ उसमें कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलता जाएगा। तो अपने से फिर जो 108 राउंड्स या बहुत ज़्यादा राउंड्स करते हैं उनके डेफिनेटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी बात है। बट हर किसी एक के बाद एक करते गए। तो अब आप वही सोचिए, जब आप होल्ड कर रहे हो कोई पोजीशन को तो उसका इफेक्ट हो रहा है ना, उस डिपेंड करता है आपकी क्या स्टैमिना है। कंपीट नहीं करना चाहिए कि कौन कितना कर रहा है, उस हिसाब से करें। आप अपनी हेल्थ की दृष्टि से देखिए कि आपको कितना बेनिफिशियल है और आप कितना कर सकते हो। सिंपल आसनास को कंबाइन करके 16 आसनों का एक सीक्वेंस बनाया है, प्रज्ञा योग जिसे कहते हैं। सिर्फ आपकी वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट आपके जो हार्मोनल बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस है, उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। अक्सर हमसे कहा जाता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ वर्कआउट करना है, पर हमारी मेंटल पीस का क्या, हमारे इनर सोल का क्या। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जो माइंड और बॉडी के कनेक्शन की असली एक्सपर्ट हैं। शी इज मास्टर इन साइकोलॉजी, सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट एंड एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फेस योगा टू किड्स योगा। इतना ही नहीं, कविता जी एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और शी इज ऑथर ऑफ डिवाइन मैसेज ऑफ लाइट्स एंड आत्मदेव बुक। कविता जी ने अभी तक का अपना पूरा टाइम वुमेन्स और बच्चों की लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने में दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं कविता जी का अपने इस सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया चैनल पर और उनकी इंस्पायरिंग और इनक्रेडिबल जर्नी को सुनते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल कविता जी। थैंक यू मालती जी, धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो कविता जी, आपकी प्रोफाइल इतनी डाइवर्स है, साइकोलॉजी से लेके योगा थेरेपिस्ट और फिर ऑथर बनने तक का सफ़र। तो हम सब जानना चाहते हैं कि हु इज़ रियल कविता जी। आपका अपना सफ़र कैसा रहा और आपने आत्मदेव बुक, डिवाइन ऑफ लाइट्स बुक की शुरुआत कैसे की, आप इसके बारे में बताइए। थैंक यू मालती जी। तो मेरी जर्नी एज अ साइकोलॉजिस्ट शुरू हुई थी जब मैंने मास्टर्स किया था साइकोलॉजी में। और उसके बाद मेरी बेटी के जन्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमी है लाइफ में और कुछ और है जो मैं खोज रही थी अपनी लाइफ में। शायद अध्यात्म की कमी थी, ये कहेंगे स्पिरिचुअल लाइफ की कमी थी, जो गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे मिला, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो जब उनके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा तो लाइफ में और भी चीज़ें, डाइवर्सिटी आने लगी। सबसे पहले योग मुझे मिला, उसके साथ साथ किताब लिखने की इंस्पिरेशन भी उन्हीं के थ्रू मिली। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि हाथ मेरे हैं लेकिन लिखावट उन्हीं की तरफ से है। तो मेरा जितना भी योगदान है, जो भी मैं कर रही हूँ, वो सब मेरे गुरुदेव की तरफ से है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कविता जी। तो गुरुदेव का हाथ आपके ऊपर है। तो कविता जी, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई वो आपकी बेटी के होने के बाद, जैसा कि अभी आपने कहा जी, और फिर योगा भी आपने अपनी बेटी के होने के बाद से स्टार्ट किया। जी, योगा में ये कहूँगी कि मेरी सेकेंड इनिंग है। पहले भी मैंने बैचलर्स किया था योगा और साइकोलॉजी में। तब मुझे साइकोलॉजी मुझे हमेशा से पैशनेट थी कि मैं साइकोलॉजी चुनूं और उसी से आगे बढ़ूं, तो मैंने साइकोलॉजी को प्रेफरेंस दिया। बट उसके होने के बाद जब मुझे लगा कि मेरी भी हेल्थ काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ा था। तो जब उसके बाद जब मैं उठी तो अपनी बॉडी 9 मंथ्स के बाद, एक 9 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 ईयर ही मैं कहूँगी, क्योंकि रेस्ट वगैरह करते करते, तो उसके बाद जब मैं उठ रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई है और फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल ही गायब थी। तो मुझे लगा कि मुझे योग की ज़रूरत है। तो मैंने धीरे धीरे करके लाइफ में अपने योग को उतारा सिर्फ अपने लिए। फिर
तब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि योग एक गहरा समंदर है और जितना आप उसके अंदर जाओ उसमें कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलता जाएगा। तो अपने से फिर दूसरों के साथ ये जर्नी शुरू हो गई, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि योग सिर्फ आपके लिए नहीं है। योग अगर आप उस ज्ञान को दूसरों को नहीं देते हो तो ये आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। तो जो आप सीखो वो आप दूसरों को भी आपको बताना चाहिए। तो आपकी यहाँ से इनर कॉलिंग, आई कैन से कि इनर कॉलिंग शुरू ही योगा के प्रति, और फिर आपने इतने सारे सर्टिफिकेशन किए। आप मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलाती हो, ऑफलाइन क्लासेस चलाती हो, मतलब आई थिंक आप नाउ योर डेस्टिनी इज योगा। बिल्कुल योग की शुरुआत है शायद मेरे जीवन में। या राइट। तो कविता जी, जैसे आपने कहा कि योगा आपकी सेकेंड इनिंग थी, तो योगा के पीछे का स्पिरिचुअल साइंस क्या है एंड हाउ यू रियलाइज इन योर ओन लाइफ? जैसे कि सब लोग आमतौर पे करते हैं कि योगा को हम एक एक्सरसाइज समझ के सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए। मैंने भी वही सोचा और धीरे धीरे कि नहीं, सिर्फ हेल्दी रहने के लिए मैंने सोचा कि ये करते हैं। लेकिन जब गहराई में गई तो पता चला कि योगा तो पूरा साइंस है, पूरा अध्यात्म है। जो हमारे ऋषियों ने जब इसको पता नहीं बहुत सालों पहले, जिसका हमें तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, जब उन्होंने निकाला था योग, तो योग अध्यात्म की तरफ ही आया था, स्पिरिचुअलिटी की ही देन थी। और जितनी भी योग जैसे हम कहते हैं, तो योग है क्या? योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर आप कोई भी एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ोगे योगा का, हठ योग प्रदीपिका या भगवत गीता ही ले लीजिए, उसमें भी योगा को यही डिस्क्राइब किया गया है कि योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। तो योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बताइए वहाँ पे कि ये आप ही की जर्नी है और आप ही को करनी है, और आप ही वो रास्ता हो जहाँ से आप ये जर्नी कर सकते हो। या फिर अगर इसको और गहराई में, अगर अध्यात्म की गहराई में हम जाएं तो ये कह सकते हैं कि योगा आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और ये अल्टीमेट गोल है योगा का। तो जब हम जाते हैं योगा करने, सीखने, तब ये नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम योगा को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, योगा भी हमें अपनाता है, और तब हमें समझ में आता है कि उसकी गहराई कितनी है। सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, हर चीज़ आगे बढ़ती जाती है। हाँ, वेरी नाइस मैम। तो कविता जी, जैसे कि आपने बताया कि योगा जो है वो भी हमें अपनाता है, तो जब हम योग स्टार्ट करते हैं तो राइट, पहली बात तो ये एक दिन में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये योगा एक प्रैक्टिस है, जो एक मतलब एक कंटिन्यूअस जर्नी है हमारी। तो हमें कब रियलाइज होता है कि नाउ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के साथ मेल खा रहा है, मिल रहा है, तो ये हमें कब एहसास होता है? और क्या आपने ये ऐसी फीलिंग खुद के लिए की है? मुझे लगभग 1 साल लगा योग को पूरी तरह से अपने जीवन में लाने के लिए। मैं जब भी शुरू करती, कुछ ना कुछ हो जाता, या मैं बीमार पड़ जाती या मैं नहीं कर पाती। हाँ, कुछ दिन किया, उसके बाद छूट गया। तो लगभग 1 साल मुझे लग गया उसको रेगुलरिटी में लाने के लिए। और तब से जो शुरुआत हुई है वो अब चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो योग ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसकी तरफ डेडिकेटेड हैं, कि योग कितना, और योग किस लिए चाहिए हमें। अगर फिजिकल हेल्थ के लिए चाहिए तो अच्छी बात है, तो आप वही करते हो। धीरे धीरे मतलब आप जितना उसकी तरफ डेडिकेशन दिखाओगे, योग भी आपको उतनी ही अपनी गहराइयों की तरफ लेके जाता है। ओह, वेरी नाइस मैम। तो कविता जी, जैसे कि योगा में तो बहुत सारे पोस्चर हैं, बट सूर्य नमस्कार जो है, जिसको हम किंग ऑफ द पोस्चर कहते हैं, तो ये सूर्य नमस्कार होता क्या है? इसके जो पोजेज होते हैं, जैसे आई थिंक इसमें 12 पोजेज होते हैं, वो सबका सिग्निफिकेंस क्या है? और क्या हमें सूर्य नमस्कार को मंत्र के साथ करना चाहिए या विदाउट मंत्र भी करना चाहिए? और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। तो सूर्य नमस्कार जब आया था बहुत सालों पहले,
ऑलमोस्ट आई थिंक 5000 ईयर्स से भी पहले आया होगा। तो जब सूर्य नमस्कार आया था वो अध्यात्म की दृष्टि से आया था। एक स्टोरी ऐसी भी है कि जहाँ पे ये कहते हैं कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें एक गुरु की जरूरत थी, तो वो एक गुरु खोज रहे थे। जब वो गुरु खोज रहे थे तो उन्हें लगा, क्योंकि उन्हें विद्या चाहिए थी, तो उन्हें लगा कि सूर्य देवता मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। वो सूर्य देवता की तरफ गए कि आप मेरे गुरु बनिए और आप मुझे अध्यात्म का, पूरी सृष्टि का जो विज्ञान है वो मुझे दीजिए। तो सूर्य देवता ने कहा कि भाई ये तो मुश्किल है, मैं तो हर समय घूमता रहता हूँ, तो मैं जब ठहरता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे ज्ञान दे सकता हूँ। तो हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता जाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने सारा विज्ञान, पूरी सृष्टि का जितनी भी ब्रह्मांड का नॉलेज था उन्होंने ग्रहण किया। जब हनुमान जी ने सूर्य देवता को कहा कि सूर्यदेव अब मुझे जैसे गुरु दक्षिणा, उसका कंसेप्ट था कि गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, है ना। तो जब गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप बस यही ज्ञान फैलाइए। तब हनुमान जी ने वो जो 12 राउंड से सूर्य नमस्कार के वो एज अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड सूर्य देवता को किया। तो हर एक जो 12 आसन है उसमें वो हर एक आसन एक एक मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो वो हर तरफ से सूर्य देवता को प्रणाम कर रहे हैं, अपना जो आभार है उनको व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेरे गुरु बने। तो जो सूर्य नमस्कार आया था वो अध्यात्म की दृष्टि से आया था, लेकिन आज भी सूर्य नमस्कार का बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आप सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए करना चाहते हो तो भी आप करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार के जो 12 आसनास हैं वो हर बॉडी पार्ट को कवर करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग है, आपके बैकवर्ड बेंडिंग है, आपके भुजंगासन है, चेस्ट ओपनिंग है। तो मतलब एक कार्डियोवास्कुलर, प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट जो कहते हैं वो सूर्य नमस्कार आपको देता है। तो अगर आप उसको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए करिए तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। अगर आप उसको अध्यात्म की दृष्टि से करें, मंत्र के साथ जोड़ के, तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ तक सूर्य नमस्कार को देखते हो। और उसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है। ये था वेरी नाइस। मैं सुनती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार को मंत्र के साथ करिए, कुछ लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार को आप विदाउट मंत्र भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार सुबह में ही करना चाहिए। तो आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप बताइए कि मतलब क्या है, हमें मंत्र के साथ करना चाहिए या विदाउट मंत्र करने से इसका इफेक्ट कम हो जाता है, हम इसे ओनली मॉर्निंग में करें या फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और किसे मतलब कि अगर किसी को कोई डिजीज है तो उसे ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे आप थोड़ा और डिटेल में बताइए हमें। जी, तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस समय सूर्य उदय होता है। तो उस समय जब हम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें काफ़ी मिलता है। एक तो ये है कि जब सूर्य उग रहा है तो उसकी रोशनी भी आपकी तरफ जाती है ना। तो अर्ली मॉर्निंग का सन तो वैसे भी कहते हैं बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। सेकेंड बेस्ट टाइम है इवनिंग में करना, क्योंकि तब सूर्यास्त होता है। तो ये 2 बेस्ट टाइम है जब हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में नहीं कर सकते हो, खाली पेट में, लेकिन आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रही बात मंत्रों की, तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप उसे मंत्र की तरफ लेके जाना चाहते हो या बिना मंत्र के करना चाहते हो। बिना मंत्र के भी हम करते हैं, अगर हम नॉर्मल क्लास लेते हैं तो बिना मंत्रों के भी सिखाते हैं। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो मंत्र के साथ भी कर सकता है। अगर आप ज़्यादा उसकी गहराई में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आप अध्यात्म की तरफ आपका एक झुकाव है, आप उसे मंत्र के साथ करिए, वो और बेनिफिशियल है जब हम अपने सांसों पे ध्यान देके करते हैं। और वहीं अगर आप उसको ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत हेल्प देता है, क्योंकि वो पूरी आपकी बॉडी को ओवरऑल सब कुछ, बॉडी के हर एक पार्ट को कवर करता है। तो वो उसके लिए भी बहुत हेल्दी होता है कि आप अगर उसको वैसे भी कर सकते हो। और बेनिफिशियल ये सबके लिए है,
सब कोई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है क्या। अगर मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट वगैरह है तो उन्हें फिर धीरे धीरे करना चाहिए, या मान लीजिए 1 राउंड करना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, हेल्दी है, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा राउंड्स भी कर सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट अब बहुत मॉडिफिकेशंस भी आ गए हैं, जैसे कि प्लैंक होता है, हम जैसे फलक आसन कहते हैं, तो वो हर कोई नहीं कर पाता, तो वो आप स्किप करके उसके बदले हम कोई वेरिएशन उसमें डाल सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं, तो जो आपको ठीक लगता है। या मान लीजिए कोई बैक बेंडिंग नहीं कर पा रहा है, किसी के बैक में प्रॉब्लम है ना, तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो चेयर पे भी कर सकते हैं। तो चेयर योगा भी आजकल बहुत फेमस है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है सूर्य नमस्कार के लिए। तो लेकिन हाँ, अगर आपके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ, लाइक बिकॉज वी नो कि हमारी बॉडी कितना एफर्ट कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वेरिएशन ऐड करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1 राउंड से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। एकदम हम जैसा कि आपने बताया कि सूर्य नमस्कार जो है वो मॉर्निंग में बेस्ट टाइम होता है और इवनिंग में बेस्ट टाइम होता है, लेकिन आपको जैसा पता है कि आजकल सभी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ मतलब सूरज भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, मतलब वी आर पैक्ड इनसाइड द होम। तो क्या ऐसे में भी जरूरी है कि मॉर्निंग में ही करें? ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही करें, और हाँ डेफिनेटली कि कई बार हमें सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। आप रूम में करें, ठीक है, आप अपने घर पे करें, लेकिन थोड़ा वेंटिलेटेड रखें घर को, ताकि फ्रेश एयर पास हो। क्योंकि फ्रेशनेस थोड़ी सी चाहिए, कि मतलब फ्रेश एयर तो एटलीस्ट पास हो, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर हम प्राणायाम की तरफ भी जाएं तो फ्रेश एयर चाहिए। तो योग एकदम बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम, जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें जैसे इतने राउंड्स करने चाहिए, नंबर ऑफ राउंड्स को लेके बहुत सारे मिथ हैं आई कैन से, कि अगर 108 टाइम अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया देन यू आर सो पावरफुल एंड और अगर आप 1 राउंड करते हो उससे तो कुछ नहीं होता है। तो क्या इस राउंड्स का भी कुछ इफेक्ट होता है, या फिर इसका सही मापदंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, या फिर ये केवल मिथ है? जो 108 राउंड्स या बहुत ज़्यादा राउंड्स करते हैं उनकी डेफिनेटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी बात है, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप 3 राउंड से 6 राउंड्स भी कर सकते हो इनिशियली बिगिनिंग में, दैट इज वंडरफुल फॉर यू, मोर देन इनफ। तो अगर आप उतना भी करो, अब अपनी हेल्थ की दृष्टि से देख के करो कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो डेफिनेटली। और कहीं कहीं हम होल्ड कर करके आसना करते हैं, तो उसका और एक होता है कि हम ऑन द गो एक के बाद एक करते गए। तो अब आप वही सोचिए, जब आप होल्ड कर रहे हो कोई पोजीशन को, तो उसका इफेक्ट हो रहा है ना उस जगह पे, है ना। अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं और हम होल्ड कर रहे हैं उस आसना को, तो वहां जो आसना है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या स्टेमिना है। कंपीट नहीं करना चाहिए कि कौन कितना कर रहा है, उस हिसाब से करें। आप अपनी हेल्थ की दृष्टि से देखिए कि आपको कितना बेनिफिशियल है और आप कितना कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँ कि धीरे धीरे ही आप करो, 3 राउंड्स करो, 6 राउंड्स करो, मोर देन इनफ है। आपके लिए हेल्दी होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कविता मैम, जैसा कि आपने बताया सूर्य नमस्कार के बारे में, तो जैसे कि सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर होते हैं, तो मैम मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें रामदेव बाबा जो हैं वो बहुत फास्ट सूर्य नमस्कार करते हैं, तो एक दूसरे बाबा जो हैं वो उनको कहते हैं नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि पूरा 1 राउंड सूर्य नमस्कार का पूरा 1 राउंड करने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं आई थिंक उनको आइडिया मिल सके कि क्या सही है, टाइम की भी कुछ वैल्यू होती है, या फिर इट्स ओके कि हम 1 राउंड अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितनी देर होल्ड कर सकते हैं हम होल्ड कर रहे हैं, फिर हम दूसरे पोस्चर पे आ रहे हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या सही है ये। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कितनी देर उसे होल्ड करना चाहते हो। अगर नहीं होल्ड करना चाहते हो तो भी इट्स ओके, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ स्टाइल्स ऑफ योगा जो आजकल निकल गए हैं उसमें फटाफट भी करते हैं, विन्यासा योगा, अष्टांग योगा, तो वो लोग बहुत स्पीड में भी करते हैं। बट ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हो या नहीं। आप किसी पोज में, जैसे मान लीजिए हम जब
पादहस्तासन कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो आप एक्सेल कर रहे हो या नहीं, है ना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान देना जरूरी है। आप कर रहे हो फास्ट या स्लो, मेरे ख्याल से कि आप होल्ड कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि तब आपको बेनिफिट हो रहा है। आप अगर फास्ट कर रहे हो तो भी आपको सांसों पे नहीं, कि आप सांसों पे नहीं ध्यान दो तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज बन के रह जाती है। योग के साथ साथ योग में, आसन में, जो भी हम आसन करें उसमें हमें अपने सांसों पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है, वो ध्यान देना जरूरी है। या फिर मान लीजिए जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमें इनहेल करना चाहिए। तो वो सब चीजें भी ध्यान रखना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू हम कितनी देर, हाँ, टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना हो। तो अगर जब आप अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैम लाइक जैसे कि अगर हमने गलत इनहेल एक्सेल किया पोस्चर की, जैसे जिस पोस्चर में हमें इनहेल करना है उसमें हम एक्सेल कर रहे हैं, तो क्या ये एडवर्स इफेक्ट भी डालता है या फिर मतलब कोई बेनिफिट नहीं होता इसका? बस ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है, बट अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सेल करना है, बट ग्रेजुअली क्या है ना, एक हैबिट हो जाती है, आप लर्न करने लग जाते हो कि यहाँ मुझे इनहेल करना है, यहाँ मुझे एक्सेल करना है। तो आपको प्रॉपर एक गाइड चाहिए जो आपको हेल्प कर सके इन सब चीज़ों में। ओके तो हमें मतलब सूर्य नमस्कार अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो हमें किसी योगा इंस्ट्रक्टर के उसमें देख रेख में करनी चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से गाइड कर सके, और वंस हम हैबिचुअल हो जाएंगे देन वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। डेफिनेटली, क्योंकि गाइड ही, एक इंस्ट्रक्टर ही आपको बता पाएगा कि क्या सही है, क्योंकि कई बार हम वीडियोस देख के कर तो लेते हैं बट हमें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं, और हमारे लिए कितना सही है, क्योंकि आजकल इतने हेल्थ इश्यूज भी तो हो गए हैं ना, तो हर हेल्थ इश्यू वाला हर चीज नहीं कर सकता, और इतने सारे ऑनलाइन ज्ञान भी हो गए हैं कि पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। वेरी नाइस मैम। तो कविता मैम, जैसे कि हम अभी इनहेल एक्सेल और ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ब्रीदिंग का साइंस क्या है, इसके बारे में हमें ज़रा डिटेल में बताइए, और ये किस तरह से इफेक्ट, ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है? तो ब्रीदिंग का जो साइंस मैं बोलूँगी, सब कुछ हमारे श्वासों पे ही डिपेंड करता है। सांस से ही, अब मान लीजिए लाइफ स्पैन, अगर हम लाइफ स्पैन और अगर हम सांसों के बारे में बात करें, तो जैसे आप डॉग को देखोगे उनकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, 10 से 12 साल या मैक्सिमम 14 साल, है ना, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग क्या है, बहुत शैलो है, फटाफट, है ना। और वहीं आप एक कछुआ देखोगे, उसकी जो लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 120, क्योंकि उस ब्रीदिंग, जैसे कछुआ स्लो हम बोलते हैं ना कि बड़ा स्लो चलता है, वैसे ही उसकी ब्रीदिंग भी बड़ी स्लो है। तो अब आप कंपेयर करिए कि हम जैसे सांस ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हम पे। तो जैसे जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो जाती है, और वहीं अगर हम अपनी ब्रीदिंग को ध्यान से करते हैं, सिर्फ शैलो ब्रीदिंग नहीं करते, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी में होता है। और जब हम सांसों के बारे में बात करते हैं तो जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के साथ साथ जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो क्या है, वो हम प्राण शक्ति ले रहे हैं, और प्राण शक्ति ब्रेथ एक मीडियम है जहाँ से हम लेते हैं। उसके साथ साथ आपके खाने में भी जो फ्रेश फूड होता है, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या है, प्राण शक्ति होती है। तो वो प्राण हमारे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, और जब वो प्राण हमारे अंदर जाता है, वो प्राण शक्ति जाती है हर सांस के थ्रू। अगर हम उसको बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग यहाँ तक अपने बेली तक लेके आ रहे हैं सांसों को, तो वो हमारे और इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे अंदर हमारी जो सटल बॉडी है उसके अंदर 72,000 नाड़ीज के आसपास है। तो वो जो नाड़ीज हैं, कई बार क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाती है, इतनी सारी एलिमेंट्स हो गई हैं, इतने सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हो गए हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। तो जो एनर्जी पाथवे है ना, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो प्रॉपर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट अगर ठीक से पास नहीं होगा तो क्या होगा, वैसे ही जब आप अच्छे से प्राणायाम कर रहे हो तो वो आपका हर नाड़ी में वो आपके जो प्राणा है वो प्रवेश कर पा रहा है, उसका इफेक्ट होता है। और वहीं अगर वो कहीं ब्लॉकेज हो गया तो वो नहीं कर पाता। और आज क्या है, हम तो याद भी नहीं रहता कि अच्छा हमें डीप ब्रीदिंग भी करनी चाहिए, है ना। हम मोस्टली शैलो ही ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि शैलो ब्रीदिंग करते करते तो इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स आज है ही प्रेवलेंट।
या स्ट्रेस लेवल सबका इतना हाई है, बीपी सबका हाई है, कोलेस्ट्रॉल सबका हाई है। तो मैम जो जैसे डीप ब्रीदिंग की बातें कर रहे थे हम लोग, और जैसे मैंने अधिकतर मैं देखती हूँ, जैसे वीडियोस देखती हूँ तो उसमें अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती है, जिसमें हम नोज से इनहेल कर रहे हैं, मुंह से एक्सहेल कर रहे हैं, किसी में हम मुंह से इनहेल कर रहे हैं और मुंह से ही एक्सहेल कर रहे हैं, किसी में हम नोज से इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो ये सबके जो अलग अलग वेरिएंट जो हैं, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है और हम ये क्यों करते हैं और इसका अलग अलग कैसे हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है? सबका एक अपना इफेक्ट है। अगर हम प्राणायाम की दृष्टि से देखें तो मोस्टली हम नोज से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। अच्छा, हाँ। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जहां हम मुंह से भी एक्सहेल कर रहे हैं, है ना। अगर आप भस्त्रिका देखो तो आप नोज से ले रहे हो, नोज से ही छोड़ रहे हो, एक्टिव इनहेलेशन और पैसिव एक्सहेलेशन, है ना। वैसे ही कपालभाति भी है। तो उसी तरह जैसे नाड़ी शोधन है तो भी आप इनहेल और एक्सहेल मोस्टली नोज से ही करोगे। माउथ से थोड़ा कम होता है अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक में हो, है ना, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो तब आप जब अपने नोज से इनहेल करके मुंह से एक्सहेल करोगे तो आप जल्दी रिलैक्स हो पाते हो, अपने माइंड को काम डाउन कर पाते हो। तो उसके लिए जरूरी है। या फिर मान लीजिए आपने सूर्य नमस्कार किया, अब आप थक गए हो, काफी राउंड्स आपने कर लिए हैं, तब आप ये इस तरह से ब्रीथ कर सकते हो कि इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ, तो वो आपको जल्दी रिलैक्स कर देगा। ओके। बट प्राणायाम की दृष्टि से मोस्टली जो होता है वो नोज से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये जस्ट ओनली फॉर द रिलैक्सेशन हम यूज करते हैं कि हमें थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़े, हाँ। हम इजीली इनहेल और एक्सहेल। ओह वेरी नाइस मैम। ये मुझे अभी मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी क्यों किसी में ऐसे बोलते हैं, किसी में, तो ये थोड़ा सा डाउट था मुझे। हाँ, तो कविता मैम जैसा कि आपने बताया सांसों के बारे में कि जो भी हम प्राण शक्ति अपने अंदर लेते हैं और जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सबकी एक एनर्जी होती है और उसको हम अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। तो क्या जैसे कि सांसों के विज्ञान के द्वारा, क्योंकि इसके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, और प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि अगर ये जब तक है तब तक हम जिंदा हैं, तो क्या हम इसको यूज करके, यानी ये सांसों के विज्ञान को यूज करके किसी पर्टिकुलर डिजीज को या अपनी किसी भी बॉडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? क्या मतलब आपके साथ आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, आपने किसी को आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह से ठीक किया, उनके किसी डिजीज को, या किसी ने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की है? बिल्कुल सांस और जो प्राण शक्ति है ना, उसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके थ्रू हम बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स को, मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। उसका कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं, हम सिंपल अगर योगिक ब्रीदिंग की बात करें तो योगिक ब्रीदिंग में क्या होता है, हम 3 तरह से सांस लेते हैं। सबसे पहले हम क्लैविकल यहाँ तक सांस लेंगे, फिर हम चेस्ट तक जाएंगे और फिर हम बेली तक, और फिर एक्सेल भी हम रिवर्स ऑर्डर में, है ना। तो उस तरह से क्या होता है कि जो हमारी जो सांस है वो पूरी तरह से बेली तक पहुंचती है और उसके बाद उसी ऑर्डर में रिवर्स हम एक्सेल करते हैं। तो वो जब हम जब प्राण शक्ति भी उसके साथ, प्राणवायु भी जब उसके साथ अंदर जा रही है शरीर के हर एक सेल्स में, तो क्या होते हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हो गए हैं वो सब रिलीज होना धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिए कि 1 महीना या 15 दिन करके हो जाए, नॉट पॉसिबल। आपको खुद का डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा और आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि किस तरह होता है। और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू में भी प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी दोनों पे होता है। माइंड भी उसके साथ काम होता है। तो आप देखोगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत कम होता है। और जैसे भ्रामरी प्राणायाम है या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शोधन है वो बैलेंस कर रहा है, वही भ्रामरी प्राणायाम है आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है। तो जो इंसान भ्रामरी प्राणायाम भी रेगुलरली कर रहा है, उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत धीरे धीरे कम होने लगती है और माइंड काम होता है। इंस्टेंट वो होता है ना, अगर गुस्सा आ रहा है और भ्रामरी करने लग जाओ तो कहते हैं कि इंस्टेंटली आपको वो रिलैक्स करते हैं माइंड को। ओह वेरी नाइस मैम। तो मैम बहुत अच्छे से आपने बताया, और जैसा कि आपने बताया कि नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, तो हम सबके बारे में बात करेंगे 1 by 1। तो पहले हम नाड़ी शोधन के बारे में बात करते हैं। तो नाड़ी शोधन है क्या
और इसके पीछे ये हम क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो नाड़ी शोधन बेसिकली हमारे जो एनर्जी है बॉडी की उसको बैलेंस करता है और एज अ प्यूरिफिकेशन काम करता है। तो अगर हमें प्राणायाम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो प्राणायाम हमें करना चाहिए वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि हमारी एनर्जी को जो मेल और फीमेल या फिर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। हमारे अंदर जैसे 3 मेन नाड़ीज हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। तो जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी फेमिनिन हो गई एनर्जी, जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी हो गई सूर्य नाड़ी या फिर मस्कुलिन एनर्जी। तो उस दोनों को जो बैलेंस में लाता है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नहीं तो क्या होता है कि एक पार्ट हमारा इम्बैलेंस होता है, जैसे शिव शक्ति है ना। तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो यही है ना कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ दिखाए गए हैं, शिव जी और पार्वती जी एक साथ दिखाए गए हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी 2 नाड़ियां हैं जो हर कुछ साइड्स में कुछ चक्रास में इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से स्पाइरल वे में घूमती जा रही है और नोज पे जाके रुकती है। शुरू होती है बेस ऑफ द स्पाइन और नोज पे आके वो रुकती है। तो क्या होता है, मोस्टली ये इम्बैलेंस में रहती है। कई बार हमारा मस्कुलिन साइड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कई बार हमारा फेमिनिन साइड सप्रेस्ड रहता है, और ये सब में ही होती है। ऐसा नहीं है कि मेल में ही खाली मस्कुलिन एनर्जी होगी या फीमेल में ही फेमिनिन एनर्जी होगी, नहीं, ये दोनों एनर्जी हम सब में प्रॉपरली होती है, लेकिन वो इम्बैलेंस की तरफ चली जाती है जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, इतनी सारी लाइफ सिचुएशंस होते होते, है ना। तो ये जो एनर्जी जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो ये जो दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का काम करता है, और जब बैलेंस आता है तो लाइफ में भी वो स्लोली बैलेंस आने लगता है। तो मैम कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब क्या हम पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान तो सकते हैं। कई बार अगर आप देखो कि अगर आप अगर आपने अपनी फिंगर नोज के पास रखी और आपने देखा कि कहाँ से सांस ज्यादा आ रही है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो। एक नॉस्ट्रल से आपको ज्यादा फील होगा, है ना। जो नॉस्ट्रल से आपको ज्यादा फील हो रहा है उस तरफ अगर मोस्टली वही है तो मतलब वो ज्यादा आपकी डोमिनेंट है। 2 ये चेंज होती रहती है, एवरी 1.5 आवर ये चेंज होता है। जो अब जैसे हम सोते हैं तो हमारे क्या है कि रेस्टिंग वाला मोड होता है ना, तो हमारी फेमिनिन एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। जब हम कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि कौन सी नाड़ी एक्टिव हुई, हमारी पिंगला नाड़ी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है ना। तो कई बार होता है कि एक ज्यादा हो जाती है, एक कम हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो और हमेशा लाइफ को बैलेंस में रखो। वेरी नाइस। तो मैम अभी जैसे मैं ट्राई कर रही थी तो मेरा राइट साइड से मतलब उधर से ज्यादा ब्रीदिंग लग रहा था, तो मतलब कौन सी नाड़ी मेरी एक्टिव है? अभी आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, और होनी भी चाहिए ना, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं, हम डिस्कशन में भी हैं। हाँ तो वाह वेरी नाइस। तो मैम जैसे हाँ कि अभी मेरी तो पिंगला नाड़ी एक्टिव है क्योंकि मैं एक्टिव मोड में हूँ। तो मैम इसको आप थोड़ा सा डिटेल में और बताएंगी कि नाड़ी शोधन हम करते कैसे हैं, और मतलब जो हम आपने बात की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में, तो ये दोनों एनर्जी क्या है, और मतलब जैसे ये दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर एक एनर्जी ज़्यादा होती है, एक एनर्जी अप होती है, एक डाउन होती है, तो उसका अलग अलग इफेक्ट क्या पड़ता है? तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको राइट नॉस्ट्रल को अपने थंब से बंद करना होता है, और हम जो विष्णु मुद्रा लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो पहले तो मुद्रा की बात करते हैं। तो जो हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसको क्लोज करना होता है। मेजरली हमारा थंब और जो रिंग फिंगर है वो ज़्यादा काम आता है, तो इसे हम कहते हैं विष्णु मुद्रा। कोई नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा भी लेता है, जिसमें क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ से यहाँ दोनों जो फिंगर है हमारी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, उसे हम अपने आईब्रो सेंटर पे लेते हैं, और यूज हम यही कर रहे हैं, एक अपना थंब और एक अपना रिंग फिंगर। तो सबसे पहले जब हम सपोज कीजिए कि हमने विष्णु मुद्रा ली, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉस्ट्रल को इस पे बंद करेंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं हम इंग्लिश में। तो क्यों? क्योंकि हम पहले एक से लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे राइट को बंद किया, हम लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे, उसी तरह वापस से राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक राउंड होता है। इसी तरह
कम से कम आपको 10 राउंड्स करने चाहिए। ये हुआ, हम अभी क्या हम कर रहे हैं कि खाली इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। जब आप और आगे जाओगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में, जब आप विद प्रैक्टिस होल्ड करना भी हमें करना चाहिए इसके साथ, तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं तो उसका बेनिफिट और ज्यादा हमारे अंदर होता है। ओके। और जो ये मैस्कुलिन तो मैम जैसे कि आपने बताया कि हमें ये मुद्रा लेनी है, विश्रू मुद्रा, और तो क्या ये मुद्रा का भी इफेक्ट पड़ता है? हमें मुद्रा के साथ ही करना चाहिए या फिर हम नॉर्मली ऐसे इनहेल एक्सेल ऐसे करके कर सकते हैं? इनहेल एक्सेल करके आप कर सकते हो, बट जब हम मुद्रा लेते हैं ना, तो मुद्रा से क्या होता है कि हम एनर्जी को रोकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। तो बहुत सारी हम मुद्राज ऋषियों ने हमारे बताया है जिनका बहुत इफेक्ट होता है। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सिंपल मुद्रा, डिटेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी मेडिटेशन पोस्चर में आपको जनरली इस तरह से चिन्ह मुद्रा करते हुए लोग दिखेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर को क्लोज कर रहे हैं, है ना, हल्का सा टच कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को बैलेंस में ला रहे हैं। जो 5 एलिमेंट्स है हमारे बॉडी में, है ना, अगर बोले तो अर्थ है ना, उसी तरह वाटर है, उसी तरह फायर है, देन एयर एंड देन स्पेस एलिमेंट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एयर एलिमेंट को कंट्रोल में ला रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एयर एलिमेंट हो गया और ये हमारा हो गया फायर एलिमेंट। तो इस तरह से तो हम क्या करें, एयर एलिमेंट जब हमारा कंट्रोल में आ रहा है तो हमारे थॉट्स कंट्रोल में आ रहे हैं। तो हम उस तरह से, इसीलिए आप देखोगे कि मेडिटेशन के टाइम मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस तरह से या फिर ध्यान मुद्रा लगा के बैठते हैं। तो मुद्रास का बहुत इफेक्ट है, क्योंकि तब हम प्राणा को रोकते हैं और वो बैलेंस में लेके आते हैं, तो वो हमें और ज्यादा हेल्प करता है। ओह वेरी नाइस मैम। अब जैसे ये नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा है, तो हम यहाँ पे आईब्रो सेंटर पे भी फोकस कर रहे हैं, है ना, तो ये हमें और ज्यादा गहराई के प्राणायाम में हेल्प करता है जाने में। वाह वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसे कि अभी जो हम बातें कर रहे थे कि हमारा फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, तो इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई एक अप हो जाए दूसरा डाउन हो जाए तो इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है? मान लीजिए कि जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। तो अगर हर समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता रहे, हर समय आप एक्टिव ही रहो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, है ना। तो उसी तरह अगर एक ही काम कर रहा है, दूसरा नहीं काम कर रहा है, तो क्या होगा, आपको इम्बैलेंस होगा ना, क्योंकि आप हर समय रेस्ट भी नहीं ले सकते हो, हर समय काम भी नहीं कर सकते हो, दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर हर समय सिर्फ सूरज ही रहे और चांद ना आए, आप सो नहीं सकते हो ना, फिर आप रेस्ट मोड पे नहीं आओगे, क्योंकि वो डार्कनेस चाहिए होती है सोने के लिए, है ना। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन उसी तरह है जैसे सूरज और चांद का, इसीलिए एक को सूर्य नारी कहते हैं, एक को चंद्र नारी भी कहते हैं। जो पिंगला है हमारी सूर्य नारी है, जो एक्टिव मोड में रहती है। जो हमारे चंद्र नाड़ी है, उसी को हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, जो हमें रेस्ट करना भी सिखाती है, जो कंपैशन भी हमें सिखाती है। तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जब इम्बैलेंस होता है तो एक चीज ज्यादा वर्क करती है, दूसरी चीज वर्क नहीं कर रही है। हर समय आप एक्टिव ही रह रहे हो, बहुत कम सो रहे हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोते बहुत कम है। तो आप उनका सोचिए, आज इफेक्ट नहीं हो रहा, कल परसों किसी ने कुछ सालों बाद तो वो इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा ना। तो मैं जैसे मैंने ये भी सुना है कि किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, कोई जो होता है बहुत कोल्ड फील करता है, और जनरली देखे तो मैम जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको कोल्ड ज़्यादा लगता है, और जो मेल होते हैं उनको हीट ज़्यादा होता है। तो हम इन चीज़ों को भी बैलेंस कर सकते हैं इस मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के थ्रू? हाँ, डिफरेंट प्राणायामास होते हैं जिसके थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा हीट लग रही है, या फिर ये बोल लो कि अगर किसी को थोड़ा कट करिए, जो थोड़ा सा फ्रेम कर, जब हम किसी की बॉडी में ज़्यादा हीट फील हो रही है, ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो डिफरेंट प्राणायामास होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्य भेदना प्राणायाम हुआ, या फिर बहुत सिंपल प्राणायाम, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा हीट ज़्यादा हुआ है,
या पित्त की प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहते हैं, कूलिंग प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, जिसमें हम अपनी बॉडी को कोल्ड स्टेट में लेके आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैम, जैसे कि अभी आपने सूर्य भेदन और शीतली प्राणायाम के बारे में बताया, तो इसको कैसे करते हैं? तो शीतली प्राणायाम जैसे कि हम अपने टंग को रोल करते हैं और फिर इनहेल करते हैं और फिर स्लोली एक्सहेल करते हैं हम अपनी नोज के थ्रू ही। तो इनहेलेशन क्या है, हम टंग को रोल करते हैं सरासर और स्लोली एक्सहेल करते हैं नोज के थ्रू ही। उसी तरह जैसे सूर्य भेदना, वही विष्णु मुद्रा में आप राइट नॉस्ट्रल से सिर्फ इनहेल कर रहे हो, राइट नॉस्ट्रल से ही खाली एक्सहेल कर रहे हो। तो इनहेल एंड एक्सहेल, अगर होल्ड करना चाहते हो तो आप होल्ड भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है या नहीं। अच्छा, तो मैम जैसे जो हम विष्णु मुद्रा लेके जो इनहेल और एक्सहेल करें, तो ये सेम काइंड ऑफ मुझे अनुलोम विलोम जैसा लग रहा है, तो दोनों सेम काइंड ऑफ हैं या फिर क्या डिफरेंस है इसमें? नहीं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपनी सूर्य नाड़ी पे, अगर सूर्य भेदना कर रहे हैं तो सूर्य नाड़ी पे वर्क कर रहे हैं हम, है ना। और जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों नाड़ीज पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो उन दोनों को बैलेंस में लेके आ रहे हैं। और यहाँ क्या है कि एक इम्बैलेंस है तो एक पे ही हम काम कर रहे हैं। तो मैम, जैसे अभी हम बातें करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, तो ये क्या होता है और इससे हम कैसे करते हैं और ये कैसे स्ट्रेस लेवल दूर करता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। अगर आपको ना अपने माइंड को थोड़ा सा काम डाउन करना है, और उससे स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत इफेक्ट होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी आपका बहुत आराम से कम हो जाता है। इनफैक्ट जो गुस्सा है वो भी बहुत जल्दी शांत हो सकता है। वो कहते हैं ना एंगर मैनेजमेंट टेक्निक, उसमें मुझे लगता है भ्रामरी को भी डालना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छे से काम करता है। और भ्रामरी प्राणायाम में क्या है ना कि हम एक हमिंग साउंड निकालते हैं, है ना। इनहेल करते हैं नॉर्मली थ्रू द नोज एंड एक्सहेल करते हुए हम एक हमिंग साउंड अपने थ्रोट से निकालते हैं। तो जब हम थ्रोट से निकालते हैं तो उसका हमारे माइंड को वो काम डाउन कर देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम कम से कम अगर आप 5 मिनट्स करते हो तो उसका आपको बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है अपनी बॉडी पे, स्पेशली माइंड पे, क्योंकि वो माइंड आपका जो माइंड है वो बहुत काम डाउन करने के लिए इफेक्टिव होता है वो। मैम, क्या भ्रामरी प्राणायाम करने से बच्चों का माइंड भी तेज होता है, ऐसा मैंने सुना है? हाँ, सबसे पहले जो छोटी थी ना मैंने भी यही सुना था कि ना मेमोरी शार्प होती है। तो मुझे हमेशा से वो याद था कि भ्रामरी प्राणायाम मतलब मेमोरी शार्प होती है। और अभी भी जब भी मैं बच्चों को कराती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम करोगे ना तो मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी, बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो बच्चों को तो इसीलिए, और बहुत इजीली आप बच्चों को भी करा सकते हो। तो भ्रामरी प्राणायाम ऐसा है कि बच्चे भी बहुत जल्दी पिक करते हैं। मैम, भ्रामरी प्राणायाम जो है उसकी राइट टेक्निक क्या है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आइज क्लोज करके यहाँ पे ऐसे हैंड रखना है, और फिर जो हम हमिंग साउंड निकालते हैं उसका भी मतलब मोस्टली ये सही से नहीं निकल पाता। तो अगर हम सही से नहीं निकाल पाते और जो बेसिक जो मुद्रा है उसकी वो अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या वो इफेक्ट, मतलब क्या वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, या फिर क्या है इसकी बिल्कुल राइट टेक्निक करने की? बेनिफिशियल तो होता ही है डेफिनेटली भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए भी करो, ज़्यादा देर नहीं निकाल पाओ तो भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है। बट उसमें ये ध्यान देना होता है कि 2 लेवल्स होते हैं। अगर बेसिक 2 लेवल्स अगर हम समझे तो पहला जो लेवल होता है उसमें हम सिंपल करते हैं, ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करके। सिंपल कि आप अपने जो ट्रेगस नर्व है जो ईयर्स पे, उसको हल्का सा क्लोज कर दे। अगर आपके ईयर इन्फेक्शन है तो आप अवॉइड करोगे, अदरवाइज आप सिंपली क्लोज कर सकते हो। और जो बाकी की जो 4 फिंगर्स है वो आप अपने आंखों पे लाके इनहेल करोगे नॉर्मली, और एक्सहेल करते हुए आप हमिंग साउंड निकालोगे जितनी देर हो सके। अच्छा। लेकिन वो कंफर्टेबली होना चाहिए। ये बेसिक है जिससे आप शुरू कर सकते हो। अगर कोई आंख भी नहीं क्लोज करना चाहता तो आप सिंपल बस इतना ही सिर्फ हमिंग साउंड निकाल सकते हो, बट आईज क्लोज्ड, फिंगर्स नहीं भी रखो तो भी चलेगा। ये बिगिनर्स है, बिगिनर्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद आता है एक सन्मुखी मुद्रा। जब आप एडवांस प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप सन्मुखी मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हो, जहां पे आप क्या करते हो, अपने ईयर्स क्लोज के साथ साथ अपने
आईब्रोज के ऊपर, आंखों के नीचे, एक नोज और एक माउथ के नीचे आप इस तरह से सन्मुखी मुद्रा अडॉप्ट करते हो। सन्मुखी मुद्रा मतलब जो 6 सेंसेस है हमारी वो हम क्लोज करते हैं, उसके गेटवे क्लोज करते हैं। उससे क्या होता है, हम ज्यादा इनवर्ड जा पाते हैं। वो 6 सेंसेस क्या हो गई, 2 आंखें, 2 कान, नोज और आपका माउथ, है ना। तो उस तरह से क्या होता है, आप जब और करते हो तो क्या है, आप और अपनी गहराइयों में जा सकते हो। तो वो आपको, उसके बाद आप मेडिटेशन भी करोगे तो आपको वो बेनिफिशियल होगा। तो एडवांस के लिए वो मुद्रा बहुत अच्छी है, बट स्टार्टिंग के लिए आप नॉर्मल बेसिक इस तरह से या सिर्फ इस तरह से कर सकते हो, बट आई शुड बी क्लोज्ड। आई शुड बी क्लोज। और ये बेनिफिशियल होगा, ये कोई भी करे तो थोड़े टाइम के लिए करे, या थोड़ा सा गलत इधर उधर हैंड जेस्चर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैम जैसे कि जो हम हमिंग साउंड निकालते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओम का उच्चारण करिए, और कई बार होता है ना कि जब हम साउंड निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब टिगलिंग टाइप का तो वो मतलब हमें महसूस होता है। तो क्या है मतलब करेक्ट, हमिंग साउंड या ओम का भी साउंड हम निकाल सकते हैं, क्या है करेक्ट वे इसका? बोलते हैं कि आपको ना, जैसे वो भवरा होता है बी, उसी से आया है कि वो भवरे जैसी आवाज आप सुनते हो ना, उस तरह से आप निकालते हो, है ना। अब अगर आप ओम को देखो तो ओम को भी 3 भागों में विभाजित करा गया है, अ, ओ, और म। जो म कारा है वो भी ऐसे ही निकलता है। तो इसीलिए वो अगर आपको इजी पड़ता है तो वो मकारा जैसा ही लगता है, तो वो आप उस तरह से निकाल सकते हो। तो वहां हम ओम नहीं चैंट कर रहे हैं, वहां मकारा ज्यादा हो रहा है। और जो मकारा है ना, ओम की अलग ही गहराई है। जो ओम के बारे में अगर हम बात करें तो जो मकारा है, तीनों का बड़ा इफेक्ट है। और जब हम मकारा निकालते हैं ना तो वो भी बहुत माइंड को काम करता है। तो दोनों वही वर्क कर रहा है। तो हाँ, दोनों टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो, बट उसमें म कारा पे आपका ज्यादा ध्यान होता है। और म भी, क्योंकि हम जब ओ तो निकलता है, वो म में हम वैसे भी वो गले से ही निकलता वो दिखेगा। मैम जैसे आपने स्ट्रेस में भ्रामरी का क्या बेनिफिट है ये तो आपने बता दिया, हम स्पिरिचुअल लेवल पे भ्रामरी से क्या अचीव कर सकते हैं? जैसे योग का उद्देश्य भी है ध्यान की तरफ जाना, मेडिटेशन की तरफ जाना, है ना। तो अल्टीमेटली हम योग करते क्यों हैं, क्योंकि उसमें आसन है, प्राणायाम है ना। तो उसके बाद जब हम ये सब कर पाते हैं तब हम ध्यान की तरफ जा पाते हैं। तो जब हम अपने माइंड को काम कर लेते हैं, पहले तो बॉडी परेशान करती है, अगर हम ध्यान करने बैठे, कभी खुजली हो रही है, पैर सो गया, कोई कुछ ना कुछ कहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ, या फिर आपको टिंगलिंग सी हो रही है, बॉडी परेशान कर रही है, तो हम उसी लिए आसन करते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं अपने माइंड को। तो पहले फिजिकल बॉडी पे काम किया, फिर हमने माइंड पे काम किया, ताकि माइंड काम हो जाए। तो भ्रामरी उसी में हेल्प करते हैं कि हमारा माइंड काम हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आप सन्मुखी मुद्रा लगा सकते हो एडवांस में, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे हो कि किस तरह हेल्प कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में। तो क्या है, वो हमें इनवर्ड लेके जा रहा है, यानी कि जो सेंसेस है उससे हम विड्रॉ करके प्रत्याहार की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं सेंस विड्रॉल। वो भी योग का ही एक पार्ट होता है। जब हम प्रत्याहार की तरफ, जब हम बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ से हम जब हटते हैं तो हमारी इनवर्ड जर्नी शुरू होती है। और जब हमारी इनवर्ड जर्नी शुरू होती है तो ध्यान की जर्नी शुरू होती है। और ध्यान से ही सारी की सारी जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की जो शिक्षा है वहीं से मिलती है। तो ये हमें ध्यान की तरफ लेके जाता है, हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस से मिलाता है। हाँ, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा शांत करता है कि भाई तू अंदर जाने दे थोड़ा सा, ताकि हम थोड़ा सा अपने बाकी के जो पार्ट्स है सबकॉन्शियस और हमारे जो सुपर कॉन्शियस माइंड है उसकी तरफ हम काम कर पाते हैं। वाह, वेरी नाइस मैम, आपने इतने अच्छे से ये सूर्य नमस्कार, सांसों का विज्ञान और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें ये सारी चीज़ें सीखनी हो, योगा सीखना हो या योगा करना हो, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं ऑनलाइन क्लासेस कराती हूँ। अच्छा। तो सारथी योगशाला करके, तो वहाँ पे सुबह क्लासेस होती हैं योग की। अच्छा। और मेडिटेशन और प्राणायाम की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग और ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे, और अगर जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकें। तो योग की एक जनरल क्लास भी होती है जो हर कोई कर सकता है, जो हर किसी के बेनिफिट के लिए होता है। और एक ध्यान और मेडिटेशन की क्लास, तो वो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो लिंक दे दूंगी, और मैम का कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगी। आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इनकी ऑनलाइन योगा क्लासेज अगर आप
इफ़ यू आर नॉट इन बैंगलोर देन आप इनकी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैंगलोर में हैं तो आप इन पर्सन जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि और मैम के डिटेल नॉलेज का, क्योंकि मैम को इतनी सारी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, योगा के बारे में और किड्स योगा के बारे में। और मैम और भी आप बहुत सारे नाम से, एक्चुअली इट्स नॉट माय फील्ड, तो और भी बहुत सारी योगा पोजेज और योगा से रिलेटेड चीज़ें, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कविता मैम, जैसे कि मतलब मोस्टली देखा जाए सब लोग वर्किंग हैं और ऑफिस में अचानक कोई मीटिंग आ गई या फिर बॉस ने कुछ बोल दिया तो बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, तो उस टाइम पे हम क्या कुछ मतलब या किस तरीके से करें विदाउट कि दूसरे अफेक्ट ना हो और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाए? आप सिंपल डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो उस समय, ताकि किसी को सुनाई भी ना दे, है ना। या फिर कुछ प्राणायाम है जिसमें आपको कोई साउंड भी नहीं हो रही है, जैसे कि आप योगिक ब्रीदिंग कर लो, है ना। या फिर आप कुछ भी नहीं हो रहा है तो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी अगर आप फोकस करो और सिर्फ उसी पे ध्यान दो कि आप इनहेल करो और एक्सहेल करो, आपका माइंड बहुत जल्दी काम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप मॉर्निंग में और नाइट में अगर भ्रामरी करके जाओ, नाइट में भी आप कर सकते हो सिर्फ लेट के, आपको कान में भी हाथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमिंग साउंड निकालो तो आपको उससे स्लीप भी अच्छी आती है। तो वहां भी वो क्या है कि आपके माइंड को काम करता है। जब आप काम माइंड से सो रहे हो तो आपका माइंड सुबह भी वो काम रहेगा, है ना, तो उसका इफेक्ट रहेगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो कि आप सुबह और शाम को कर लिया, सोने से पहले भ्रामरी। सब प्राणायाम नहीं कर सकते हम सोने से पहले, बट भ्रामरी ऐसा है कि आप सोते टाइम भी कर सकते हो, लेट के सीधा आपको बस लेटना है और आपको अपने हमिंग साउंड निकालना है। उससे भी आपका माइंड बहुत काम होगा। और जैसे कि सिंपल योगा या योगिक ब्रीदिंग वगैरह आप ऑफिस में भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान दो, है ना। सिर्फ ब्रीद इन थ्रू द नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू द नोज। जब आप उस पर खाली ध्यान दे और आपका सारा फोकस उस पर है तो भी आप वो प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो डेफिनेटली स्ट्रेस थोड़ा दूर चला जाता है आपसे और माइंड को काम कर देता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तुरंत क्विक स्ट्रेस रिलीफ, और बाकी अगर हम डेली करते हैं तो वो स्ट्रेस आएगा ही नहीं हमें, राइट। मैं जैसे ये योगा में ये दो टर्म्स जो है कुंभक और रेचक, ये काफ़ी सुनने को मिलता है, तो ये है क्या एग्जैक्ट कुंभक और रेचक? तो जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं, राइट। इनहेलेशन को हम पूरक कहते हैं, पूरक। उसके बाद जब हम होल्ड करते हैं अपनी ब्रेथ, इनहेल किया फिर थोड़ी देर उस ब्रेथ को होल्ड किया, जब हम होल्ड करते हैं उसको कहते हैं कुंभक, और जब हम एक्सहेल करते हैं उसको कहते हैं हम रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक ये तीन प्रोसेस है। अब कुंभक भी दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुंभक एक तो होता है अंतर कुंभक, जैसे मान लीजिए मैंने सांस ली और मैंने अंदर ही सांस रोकी, एक्सहेल नहीं किया, है ना, तो जो मैं सांस रोक रही हूँ उसे अंतर कुंभक कहते हैं, इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन, फिर मैंने एक्सहेल किया। उसी तरह एक होता है बाह्य कुंभक, यानी कि एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन, जहां पे आपने सांस छोड़ दी बट आपने सेकंड वापस से सांस नहीं ली, उससे पहले ही रोका कि आप सांस ले भी नहीं रहे हो, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। ज्यादातर लोग इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन करते हैं, अंतर कुंभक, और एक्सटर्नल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक सांस नहीं लेना ज्यादा देर तक के लिए डिफिकल्ट होता है, तो 1-2 सेकंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ही एक प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया है, तो प्राणाकर्षण प्राणायाम भी उसी तरह से होता है कि हम पहले सांस ले रहे हैं, हम ये अनुभव करते हैं कि हम प्राण शक्ति को अपने अंदर ले रहे हैं, फिर उसको थोड़ी देर रोको तो हम क्या करें, अंतर कुंभक, और उसे महसूस करते हैं कि वो हमारे कण कण में और सारी कोशिकाओं में, सारे सेल्स टिश्यूज में वो प्राण तत्व हमारी पूरी बॉडी में सर से लेके पैर तक जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हम वो सारी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ रहे हैं, कि वो बाहर चला गया है। और जब हम एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन कर रहे हैं, मतलब कि वो वापस नहीं आ पा रहा है, अब वो वापस नहीं आएगा और वापस से हम एक सांस लेना फिर शुरू करते हैं, तो इसे प्राणाकर्षण प्राणायाम कहते हैं। और ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है। तो मैम ये तो आपने कुंभक और रेचक के बारे में बताया, अगर सपोज हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो उसके लिए बेस्ट प्राणायाम कौन सा है? बेस्ट प्राणायाम मैं बोलूँगी कपालभाति प्राणायाम,
क्योंकि उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वो आपकी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स कर देता है। और इनफैक्ट उसे तो फेस योगा भी कहते हैं कि ना वो नेचुरल फेस योगा है कि आपकी बॉडी स्किन भी ग्लो करने लगती है कपालभाति आप जब करते हो, क्योंकि आप जो फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हो और आपका एब्डोमेन भी अंदर जाता जा रहा है, हर आप एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो एब्डोमेन जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आप साथ साथ एक्सेल कर रहे हो, रैपिड एक्सलेशन हो रही है, तो वो आपको बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है। इनफैक्ट कपालभाति अगर किसी को वेट लॉस करना है तो भी बहुत बेनिफिशियल है। और क्या ये बेली फैट को भी कम करता है? हाँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें करनी पड़ेंगी बट एज अ प्राणायाम वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है वेट लॉस के लिए। हाँ मैम, जैसे कपालभाति के साथ ये है, मतलब ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कपालभाति, मतलब पर्सनली जब भी मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सही नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सांस ले रही हूँ और जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो मुझे लगता है पूरा ब्रीदिंग, मतलब मैं एक साथ ही छोड़ दिया और फिर मैं ड्यूरिंग इनहेलेशन बार बार नहीं ले पाती हूँ वो। तो मतलब इसका एग्जैक्ट सही तरीका क्या है, कि आप करके बताएंगी और मतलब कैसे करते हैं सही तरीके से? बिल्कुल। तो जब आप कपालभाति करते हो ना, तो सबसे पहले तो आप एक लंबी गहरी सांस लेते हो, ठीक है, इनहेल किया, और फिर एक्सेल करते हुए आप स्टमक पे भी हाथ रख सकते हो अगर आपको इनिशियली देखना है। तो इनहेल करके तो आप एक्सेल भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आपका बेली भी, जैसे जैसे आप एक्सेल कर रहे हो आपका बेली अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरह से वो साउंड भी आती है। और डरने की बात नहीं है कि इनहेलेशन नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो आप कम राउंड से शुरू करो, 10 राउंड्स करिए खाली। अगर 10 टाइम आप खाली एक्सेल कर पा रहे हो, बस 10 करिए। उसके बाद फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए। व्हेन यू आर रेडी देन स्टार्ट द सेकेंड राउंड। इस तरह 3 राउंड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए आप कम राउंड कीजिए ताकि आपको वो सांस लेने में वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को प्रेशर दे के नहीं करना है, उसे आराम से करना है जो आपको बेनिफिट दे सके। अगर आप प्रेशर ले रहे हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, उल्टा साइड इफेक्ट और करेगा। तो मतलब जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमें ब्रीदिंग मतलब थोड़ी थोड़ी खुद होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। हाँ। उसके लिए हमें कुछ भी एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं करना। हाँ, आप 10 टाइम्स करिए ना, सिर्फ 10 टाइम्स आप अपने स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करिए और एक्सेल करते रहिए। उसके बाद फिर रोक दीजिए। उसके बाद फिर नॉर्मल इनहेलेशन एक्सलेशन कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट कीजिए। 10-10-10 करके करिए, तो 30 टाइम्स आपका कपालभाति हो गया। वो स्टार्टिंग के लिए। तो जब आपका कैपेसिटी बढ़ने लगे रेगुलर प्रैक्टिस से, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, 20 टाइम्स कर सकते हो, फिर 30 टाइम्स। कोई कोई टोटल 3 राउंड्स में 100 भी कर लेते हैं। तो वो लेकिन प्रैक्टिस के साथ। एकदम स्टार्टिंग में अगर हम सोचे कि हम तो 100 राउंड करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक होगा। और कपालभाति क्या सब लोग कर सकते हैं, या फिर मैंने सुना जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो उनको नहीं करना चाहिए? कपालभाति हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो नहीं करना चाहिए, या फिर ये बोल लूँगी कम राउंड्स करिए। ऐसा नहीं है कि हर बैक पेन वाला नहीं कर सकता, बट अगर हार्ट इशू है या फिर आपके हाई बीपी का इशू है तो थोड़ा सोच समझ के तो उसको या तो आप अवॉइड कर सकते हो, या अगर आप योग प्राणायाम में बहुत पहले से हो तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अंडर प्रॉपर सुपरविजन। ओके मैम, जैसे कपालभाति जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और बहुत ज़्यादा हम हीटेड हो जाते हैं, राइट? तो और हमारी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, तो उसे काम डाउन, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम योगा करते हैं तो पहले हम नॉर्मल करते हैं, फिर एक्टिव मोड में आते हैं, फिर हमें काम करना चाहिए। तो वो क्या 3 चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग डूइंग कपालभाति? तो जब आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हो तो कपालभाति के बाद जैसे बहुत ज़्यादा वो हीटिंग प्राणायाम है ना, या तो आप आसनास शुरू करने से पहले भी कर सकते हो, उसके बाद आप आसनास प्रैक्टिस में जाओ, या फिर अगर आपको आसनास के बाद करना, ऑलरेडी बॉडी हीटेड है, उसके बाद आपने कपालभाति भी किया तो आपको बॉडी को काम डाउन करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो, और फिर आप एंड कर सकते हो भ्रामरी प्राणायाम के साथ, क्योंकि वो माइंड को काम करेगा, है ना। तो आप जैसे कि आसन कर रहे हो और ऐसे जैसे भ्रामरी प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम है या भस्त्रिका प्राणायाम है, हीटिंग प्राणायाम है ना, तो उसके साथ आप एंड नहीं कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को, योगा प्रैक्टिस को। आपको एक कामिंग डाउन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसीलिए पहले आसन करते हैं फिर हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम क्या, हीटिंग अगर कर लिया है तो उसके बाद थोड़ा कूलिंग डाउन प्राणायाम जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग मोड पे जा रहे हो, तो उससे क्या है आपका माइंड भी काम होगा, तो वो फिर वो बेनिफिट होगा ना, आप एब्जॉर्ब कर पाओगे जो बेनिफिट आपने जो चीज़ें की है। उसके बाद आप एक मेडिटेशन या शवासन योग निद्रा करके उसको एंड कर सकते हो। अच्छा,
वेरी नाइस मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। और जो आपने बताया जैसे शवासन और योग निद्रा, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज शवासन एंड योग निद्रा। तो इसके बारे में आप जरा हमें डिटेल में बताइए, योग निद्रा क्या होता है? क्योंकि शवासन तो आई थिंक मोस्टली 90% लोगों का फेवरेट आसन होगा। बिल्कुल, बच्चों का तो स्पेशली स्पेशली मेरा भी बहुत फेवरेट आसन है। तो इसके बारे में जरा आप हमें बताइए डिटेल में। तो जब और हमारा डिफरेंस क्या है शवासन में और योग निद्रा में, क्या डिफरेंस है ये भी बताइए। ठीक है। जैसे हम शवासन करते हैं, सारे आसन कर लिए, उसके बाद हमें शवासन करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, हम पूरी तरह से अपने मैट में, योगा मैट में लेट जाते हैं। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ लगते हैं, पैरों के बीच में हल्का सा गैप, टोज फॉलिंग आउट। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिर्फ फॉलो करना पड़ता है ना। तो कई लोग खाली शवासन करते हैं। तो शवासन भी अगर आप 5 मिनट करो तो आपकी बॉडी को क्या है, कूल डाउन हो जाती है उस समय, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीटेड हो गई है। तो वो जो चीज़ें की है हमने, जो इफेक्ट उसका एब्जॉर्ब हो सके, इसीलिए हम शवासन में लेटते हैं। और जब हम शवासन में लेटते हैं तो क्या होता है, आंखें बंद करके और पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो वो 5 मिनट शवासन बहुत बेनिफिशियल होता है, ताकि वो सारे जो भी बेनिफिट्स है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। उसके साथ साथ अगर हम योग निद्रा को भी डाल देते हैं, योग निद्रा क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक। सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं बोलूँगी, ये तो एंशिएंट रिलैक्सेशन टेक्निक है, जहाँ पे हम एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं। शवासन में तो हम सिर्फ लेट गए, बट हम जब योग निद्रा करते हैं तो हम एक एक बॉडी पार्ट को अपने रिलैक्स करते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो ऑटोमेटिकली माइंड भी रिलैक्स होने लगता है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस को एंड करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड पूरी तरह से काम डाउन हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को तो योग निद्रा सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वेट करते हैं कि अब योग निद्रा कब हो, है ना। तो क्योंकि उसका बहुत इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे और बॉडी पे। तो कैसे करते हैं योग निद्रा, मतलब हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप बता रहे हैं तो। इसमें हम कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी के जिसको हम रिलैक्स करते हैं, 61 पॉइंट रिलैक्सेशन, या बहुत सारे पॉइंट्स। मतलब इमेजिन करिए कि आप टॉप ऑफ द हेड से लेके धीरे धीरे आईब्रो सेंटर, फिर थ्रोट सेंटर, इस तरह से एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं। आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करते हो, और आपका जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ आपको बोलूँ वहाँ वहाँ आपको अपनी अवेयरनेस लेके जानी है। अगर मैं बोल रही हूँ आपको हैंड्स या फिर शोल्डर जॉइंट, तो आपको वहाँ अपना फोकस लाना है, या एल्बो, तो आपको अपनी अवेयरनेस वहाँ लेके जाना है। आपको सोना नहीं है उसमें, सोने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको वहाँ बस जागते रहना है। और जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ आंखें बंद करके आपको अपनी अवेयरनेस वहाँ लेके जानी है। जब आप अपनी अवेयरनेस लेके जाते हो तो हम या तो टॉप ऑफ द हेड से लेके टो ऑफ द फीट तक हम जा सकते हैं, या टो ऑफ द फीट से हम टॉप ऑफ द हेड, जो भी टेक्निक ठीक लगे तो वो हम कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि एक एक बॉडी पार्ट जब रिलैक्स करता है तो वो जो एनर्जी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, माइंड भी रिलैक्स हो पाता है। और यकीन मानिए कि जो 2 घंटे की स्लीप है ना, और 10 मिनट या 15 मिनट का योग निद्रा, तो आपको पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है। उसके बाद आप सोने अगर जाओगे ना, आपको नींद नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि वो आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। वो कहते हैं ना कि क्विक नैप लेते हैं, उससे भी बेनिफिशियल है योग निद्रा। अगर आप थके हुए हो, माइंड बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, योग निद्रा हमेशा बेस्ट है करना। तो मेरे माइंड में ऐसे एक थॉट आ रहा है कि जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते थे, ऑफिस स्ट्रेस के बारे में बात करते थे, तो हम ऑफिस में भी आराम से थोड़े 5 मिनट्स के लिए चेयर पे बिल्कुल बैक होके आराम से, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, ईज पोज में आके और आराम से योग निद्रा कर सकते हैं। आई थिंक हाँ, शॉर्ट तो आप कर सकते हो, कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, जो हमें रिलैक्स। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब आफ्टर लंच या कभी कभी हमें बहुत तेज नींद आने लगती है, और मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि ऑफिस में आफ्टर लंच तो बहुत तेज नींद आती है, तो उस टाइम पे आई थिंक ये योग निद्रा हम 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। हाँ, तुरंत तो नहीं कहूंगी कि खाना खाने के तुरंत बाद तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गैप लेके फिर आप कर सकते हो, थोड़ा सा गैप लेके। हाँ, वो प्रॉपर योग निद्रा नहीं होगी, बट हाँ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, हाँ, या फिर आप एक कामिंग म्यूजिक लगा के भी आप अपना माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, फ्लूट म्यूजिक या ऐसा कुछ भी जो आपके माइंड को काम कर सके। तो जैसा कि अभी आपने फ्लूट म्यूजिक और म्यूजिक के बारे में बात किया, तो ड्यूरिंग मेडिटेशन जो हमें आजकल बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक जो आते हैं, तो वो हमें लगा के करना चाहिए, या फिर नॉर्मली ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए हमें विदाउट म्यूजिक ये प्राणायाम और योगा करना चाहिए? दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा।
दोनों तरह से हो सकता है, आप किस में कंफर्टेबल हो। पहले के टाइम में नहीं था तो भी लोग करते थे, मेडिटेशन में जाते थे। आज क्या है, हमारा माइंड ज्यादा भटकता है इधर से उधर, तो म्यूजिक का भी सहारा लेना पड़ता है कि थोड़ा सा माइंड ना वापस से अपनी जगह पे आए, थोड़ा सा काम डाउन हो। नहीं तो पहले तो बिना म्यूजिक के भी होता था, इतनी सारे नहीं थे, सिंपल सिंपल थे। तो लेकिन हाँ, म्यूजिक कई बार हेल्प करता है, जैसे कि नाद योग है, पूरा म्यूजिक के ऊपर ही है। हाँ। उस पे सिर्फ आपको नाद योग पे ही, नाद पे ही फोकस करना होता है, जो शांति कुंज में बजता है ना। तो इस तरह के भी मेडिटेशन होते हैं जहां आप सिर्फ उस म्यूजिक पे ही फोकस कर रहे हो। वो तो म्यूजिक भी नहीं बोलूंगी, वो तो प्रॉपर नाद है, जो साउंड वाइब्रेशंस है। तो हाँ, वो भी हेल्प करता है हमारी। वेरी नाइस मैम। तो मैम, हमने इतनी सारी बातें की भ्रामरी के बारे में और सूर्य नमस्कार, बहुत सारी बातें की। अब हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ को लेके, कि वुमेन्स हेल्थ और किड्स हेल्थ में योगा और प्राणायाम किस तरह से बेनिफिशियल है, और प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी ये कैसे वुमेन्स को हेल्प करता है रिकवर करने में। तो इस पे सारा थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। योगा औरतों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है योगा। योगा मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आसन करिए, उसके साथ प्राणायाम, उसके साथ योग निद्रा, मेडिटेशन, उस सब को कंबाइन करके जब आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उस समय भी योगा बहुत हेल्प देता है, क्योंकि जैसे हम हिप ओपनिंग आसनास वगैरह या पेल्विक ओपनिंग आसनास, तो उससे क्या होता है कि जितने भी ब्लॉकेजेस है ना हमारे, वो सब रिलीज होने लगते हैं, और ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो जाता है, साइकिल्स प्रॉपर हो जाते हैं। तो उससे आपको कंसीव करने में और हेल्प मिलती है। डेफिनेटली मेडिकल हेल्प तो आपको लेनी ही चाहिए, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप योग को साथ में लोगे ना, तो आप देखोगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इसके साथ साथ जैसे पोस्टपार्टम है कि प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम रुक के थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद आप कुछ टाइम बाद डेफिनेटली शुरू कर सकते हो, बट थोड़े रेस्टोरेटिव आसनास, स्लो आसनास, ताकि आपकी कोर स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। आपका माइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है, तो उस तरह से थोड़े प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह को धीरे धीरे आप इंक्लूड कर सकते हो। वेरी नाइस मैम। तो कविता जी, जैसे कि आपने बताया कि हम आफ्टर पोस्टपार्टम, जो भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे आपके पास और वो कहते होंगे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप उनके लिए बेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली को भी देखना, बच्चे को देखना, तो एक वुमेन्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो आप कौन से क्विक आसन उन्हें बताएंगी जिनको वो ईजिली कर सकती हैं और उसमें इतना टाइम भी ना लगे और वो खुद को रिकवर भी करें और अपने मेंटल हेल्थ को भी ईज कर सके? तो वो कुछ आसन बताइए उनके लिए। स्टार्टिंग बहुत सिंपल आसना से करनी चाहिए। जो जैसे कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हमारे जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है ना, उसके लिए आप पेल्विक टिल्ट्स वगैरह कर सकते हो। कैट एंड काउ स्ट्रेच आपके बैक के लिए रिलीव करेगा। और थोड़ी रेस्टोरेटिव आसनास है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने चाइल्ड पोज किया, या फिर शशांक आसन आपने कर लिया, या मकर आसन, योग निद्रा, प्राणायाम, उससे हमको बहुत बेनिफिट होता है। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे, जो आपके माइंड को भी काम कर सके और आपकी बॉडी को भी धीरे धीरे रिस्टोर कर सके, और स्लोली एंड स्लोली फिर आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। ओके। तो मैम, जैसे अभी आपने नाम लिया था हिप ओपनिंग आसना और ये सब, तो मतलब मोस्टली मैंने सुना है कि जो वुमेन्स की जो भी स्ट्रेस और इमोशंस होते हैं वो जान के उनके हिप में स्टोर हो जाते हैं, और जब हिप ओपनिंग आसना करवाते तो उसमें मोस्टली वुमेन्स रोने लगती हैं। तो क्या ये सही है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, ये होता है कि जो वुमेन्स है ना, वो ज़्यादातर अपना फैट स्टोर करती है हिप्स में ही, और उसका रीज़न है क्योंकि ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो क्या है, वो सारे सप्रेस्ड इमोशंस वहीं आके इकट्ठे होते हैं, इसीलिए ना कई बार स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब हम हिप ओपनिंग आसन, जैसे कि सबसे बेस्ट आसना होता है बद्धकोण आसना, तितली आसना, तो जब वो सब करते हैं ना, तो वो जब हम बॉडी में कर रहे हैं, उसके साथ जब हम कॉन्शियस हो रहे हैं अपने इस आसन को लेके, तो हाँ, ये रिलीज भी करने में हेल्प करता है। तो ये आसनास बहुत बेनिफिशियल होते हैं।
क्योंकि इमोशंस को भी रिलीज कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, तो मैम जैसे आपने जो ये हिप ओपनिंग वाला आसन बताया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होंगे, तो उसमें से सबसे इजी जो है वो जो हर एक वुमेन शायद कर सके, जो इतनी स्ट्रेंथ, जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो, तो वो कौन सा आसन होगा? सबसे इजी आसना तो मैं बोलूँगी आप अधोमुख स्वानासन कर सकते हो, जैसे कि पर्वत आसन भी उसे कहते हैं, या फिर आप अगर आपसे बटरफ्लाई पोज नहीं हो रहा है ना, जो बद्धकोण आसन है या तितली आसन है, मोस्टली कर पाते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो वो लेट के भी होता है, उसे सुप्त बद्धकोण आसन कहते हैं। मान लीजिए आपका उसी तरह आपको दोनों फीट को ज्वाइन करके ही लेटना है, उससे भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इनफैक्ट जो पीरियड क्रैम्प्स वगैरह होते हैं उसमें भी बेनिफिशियल है। या फिर आनंद बाल आसना है, वो भी बहुत ब्यूटीफुली आपकी इमोशंस को भी रिलीज करता है। कहते हैं ना आनंद बाल आसना मतलब हैप्पी बेबी पोज भी कहते हैं। तो आप वहां पे ना हैप्पी फील कर सकते हो, क्योंकि वो जैसे बेबी होते हैं ना, छोटे बच्चे अपने पैर पकड़ के इधर से उधर करते हैं, अगर बहुत छोटे बच्चे आपको दिखे तो वैसे ही वो वैसी ही इमोशंस क्रिएट करता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ उसे आंखें बंद करके करो एंड जस्ट फील दैट लाइक यू आर लाइक अ बेबी, है ना। तो वो भी आसन बहुत हेल्प करता है। तो सिंपल आसनास भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड आपको कुछ करना है। या फिर जानु शीर्षासन है औरतों के लिए, या पश्चिम मुक्तान आसन है, वो भी बहुत हेल्प करता है। या फिर बहुत सिंपल एक चक्की चालन आसन होता है, जहाँ आप अपने पैर खोल के इमेजिन करते हो जैसे आप चक्की चला रहे हो, है ना। तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। और जैसे हम ये आसन की बात कर ही रहे हैं, तो बच्चों में आजकल ना बच्चों को बहुत ज़्यादा आइज प्रॉब्लम हो रही हैं, और वो हाइट को लेके कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती हैं। तो जैसे कि जो हमने वृक्षा ट्री पोज जो कहते हैं कि इससे को करने से हाइट बढ़ती है, तो क्या ये सही है? हाँ, मैं तो सबसे इजी आसन बच्चों को बताती हूँ, ताड़ासन करना। सिंपली अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेच करो, अपने टोज पे खड़े हो जाओ, उसको करो, उससे हाइट बढ़ जाएगी। और सबसे इजी भी है, बच्चे बहुत इजीली एंजॉय भी करते हैं। हम खुद भी एज अ किड सुने थे कि हाँ ताड़ासन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ी दिक्कत होती है, तो बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो वृक्षासन अच्छे से कर पाते हैं। उसके वो उनके लिए बड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है कि एक जगह पॉइंट करो, तो वो एक एज अ चैलेंज लेते हैं कि हाँ हम देख पाए। छोटे बच्चे ज्यादा नहीं कर पाते, अगर आप 5 ईयर्स से बिलो देखो या 6 ईयर्स, क्योंकि थोड़ा बैलेंस तब तक नहीं डेवलप होता है। तो जैसे जैसे बैलेंस डेवलप होता है ना, तो पहले आप ताड़ासन से शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप वृक्षासन। बट ताड़ासन भी हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और आई साइट के लिए कोई? आई साइट के लिए आई एक्सरसाइज होती है बच्चों के लिए, जहाँ बड़ों के लिए भी होती है, जहाँ पे आप ऊपर नीचे आईज को कर सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड, या फिर अपने थंब को थंब गेजिंग कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट साइड, इस तरह से करके सिंपल सिंपल आई एक्सरसाइज। इनफैक्ट अगर स्पिरिचुअल साइंस देखो तो कई बार कहते हैं ना कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, अर्घ दे रहे हो और उसकी तरफ देख रहे हो, और पानी चढ़ा रहे हो उसको देखते हुए, तो भी आपकी आई साइट इंप्रूव होती है। इस पे भी काफी रिसर्च चल रही है। तो ये भी है, काफी लोगों ने इस तरह से भी किया है। तो त्राटका भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, आई गेजिंग। तो ऐसे सिंपल सिंपल चीजें, या फिर मान लीजिए जैसे आंवला कहते हैं कि आंवला खाने से भी आई साइट इंप्रूव होती है, तो टोटल खैर इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हमने भी सुना होगा कि ना बचपन में कि आंवला खाओ, और आंवला को किसी तरह भी खाओ, हाँ किसी भी तरह खाओ, उसका वो जो उसका न्यूट्रिएंट है ना, वो एज इट इज रहता है, तो वो भी बच्चों को खाना चाहिए। तो उससे भी उनकी आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और मैम जैसे वुमेन्स की बात करें, तो जैसे हम अभी हिप ओपनिंग की बात कर रहे थे, और थाइज, वुमेन्स की थाइज भी बहुत हैवी होती है, मोस्टली होती है, तो उसके लिए कोई योगा पोज? अगर आप फैट लॉस की अगर बात कर रहे हो, तो ओवरऑल आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। उसमें आपका हिप्स वगैरह, थाइस वगैरह का फैट भी कंट्रोल हो सकता है। और भी आसन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कपोत आसन है, पिजन पोज, या फिर लीजर्ड पोज एक होता है, उत्थान पृष्ठ आसन, वो सब भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो सब भी आप कर सकते हो, जो हेल्प दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। हाँ, या फिर सिंपल अंजनी आसना है, क्रेसेंट मून पोज, वो भी आप कर सकते हो, जो मतलब इजीली आप कर पाते हो, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि हाँ दिक्कत हो। अच्छा, तो मैम जैसे अभी तो आज के जो यूथ हैं वो जुम्बा क्लासेस
और योगा में भी आजकल हॉट योगा, बियर योगा, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप यूथ को वो क्यों योगा में आए, वो क्यों योगा स्टार्ट करें? वो जिम जा सकते हैं, वो जुम्बा कर सकते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज होंगी। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आपको जाना है आप जा सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को भी देखना है ना, कि क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपकी बॉडी थोड़ा सा गिव अप करती ही है, तब योगा हमें याद आता है। जैसे हमें याद आया उसी तरह उनको भी शायद याद आएगा। तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। हाँ, बहुत फॉर्म्स ऑफ योगा भी आ चुके हैं। कई बार सिंपल योगा, ट्रेडिशनल योगा स्टाइल नहीं किसी को पसंद आता तो विन्यासा योगा हो गया, पावर योगा हो गया, बट आप शुरू जरूर कर सकते हो अपनी जर्नी किसी भी तरह से। आप तो बहुत सारे वेरिएशंस है, तो आप कोई भी वेरिएशन ट्राई कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टाइल सूट करता है। क्योंकि कई बार जिम वाले लोगों को ना स्लो पेस्ड आसनास नहीं पसंद आते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, बट आप उस तरह से पावर योगा वगैरह कर सकते हो, या विन्यासा जो बहुत ही फास्ट सीक्वेंस चलता है, एक के बाद एक सीक्वेंस, उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, वहाँ अगर आप जिम कर रहे हो या बाकी फॉर्म्स कर रहे हो, जुम्बा वगैरह, वो आपकी फिजिकल हेल्थ तक लिमिटेड है। अच्छा। यहाँ क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही देखा जाएगा, लेकिन जो हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डालता है आसनास और जो योगा है, ओवरऑल आपके चक्रास तक पे इफेक्ट डालता है। तो इतनी गहराई तक योग जो उतर सकता है, वो बाकी चीज उतरना मुझे नहीं पता अगर पॉसिबल है या नहीं। तो मैम, जैसे अगर किसी को मसल्स बनाने हो, बाइसेप्स बनाने हो, तो उसके लिए तो जिम ही जाएगा, राइट? अगर किसी को मेंटल पीस चाहिए तो वो योगा। हाँ, हेल्थ भी अगर ठीक करनी है तो भी योगा, ओके। क्योंकि योगा थेरेपी भी है, जहाँ पे अगर किसी की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड ही योगासन, उससे रिलेटेड ही प्रॉपर आपको प्राणायामा, मुद्रास वगैरह कराई जाती है। तो वो योगा थेरेपी आपको, मतलब आप तब नॉर्मल क्लासेस नहीं, आप पर्टिकुलरली वही आसन जो उसी पे फोकस कर रहा है। तो मैम, हमने इतनी सारी बातें की, और मीन्स के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किन को लेके, स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, चेहरे पे चमक नहीं है, तो क्या योगा किस तरह से एंटी एजिंग और स्किन ग्लोइंग में काम करता है? और जैसे शीर्षासन, चक्रासन जो कहते हैं कि ये स्किन ग्लो करने के लिए ये सारे आसन होते हैं, तो मतलब इसके बारे में आप जरा हमें डिटेल में बताइए। अब जैसे शीर्षासन और चक्रासन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो इन्वर्जन है, ठीक है। तो हम पूरा अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं और हम पूरा अपने हेड को नीचे रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो, जो सप्लाई हो रही है ना ब्लड की, वो आपके हेयर, स्किन, आपके स्किन पे भी पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई हो रही है। अदरवाइज उतना सप्लाई नहीं हो पाता है ना। तो इन्वर्जन हमें हेल्प करता है कि पूरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाए। जब ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है तो कोलेजन प्रोडक्शन भी होता है। जब कोलेजन प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारी स्किन भी नेचुरली ग्लो करने लगती है। उसके साथ साथ कपालभाति भी आप कर सकते हो, उसको भी ये ना नेचुरल फेस योगा, या प्राणायाम भी करोगे ना तो आपकी स्किन पे आप इफेक्ट देखोगे, क्योंकि जब आपके अंदर प्राण शक्ति जा रही है, आपके अंदर प्राणा जा रहा है, तो आपकी बॉडी भी नेचुरली ग्लो करने लगेगी ना। तो कपालभाति तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि फेस ग्लो करने में। अगर आप कंटिन्यूअस करो तो आपको देख सकते हो आपका वो इफेक्ट। इनफैक्ट आजकल फेस योगा भी आ गया है, जहाँ पे हम फेशियल एक्सरसाइजेस ही करते हैं, और उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर डे टू डे लाइफ में कोई योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसको फेस योगा करने की जरूरत है, राइट? वो ऑटोमेटिक ग्लो उसके चेहरे पे होगा। ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे ग्लो और दिखना जरूरी है। आप देख सकते हैं मैम के चेहरे का ग्लो। तो मैम, हमने इतनी सारी बातें की सूर्य नमस्कार के बारे में, और सूर्य नमस्कार जो है, मतलब जैसा मैं फील करती हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सब लोग इसे नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई और योगा पोज है या फिर कुछ और ऐसा है जो उतना ही बेनिफिशियल हो, सूर्य नमस्कार जैसा ही? और उसके बारे में बताइए जरा। हाँ, एक और सीरीज ऑफ आसनास जो हम कह सकते हैं, तो गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही सिंपल आसनास को कंबाइन करके 16 आसनों का एक सीक्वेंस बनाया है, प्रज्ञा योग जिसे कहते हैं। तो वो जो प्रज्ञा योग है वो भी आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। बहुत ही सिंपल आसनास है उसे, जो सब लोग कर सकते हैं। तो वो सिर्फ आपकी, वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट आपके जो हार्मोनल बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस है, उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। ओके।
ओके, तो प्राण योग, ये पंडित श्री राम शर्मा, और आई थिंक इनकी एक बुक भी है जिसमें उन्होंने पूरे प्राण योग के बारे में बताया है। हाँ, और स्वर विज्ञान की भी एक बुक है जिसमें इन्होंने पूरे बहुत डिटेल में लिखा है। हाँ, स्वर विज्ञान की एक अलग से किताब है जहाँ ये जो हम ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ये सब मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात कर सकते हो। तो किसी को अगर ज़्यादा जानना हो तो वो किताब वो देख सकते हैं स्वर विज्ञान के बारे में। ये शायद एक प्राण शक्ति करके भी है अगर मुझे ठीक से याद है तो। और इनफैक्ट प्रज्ञा योग की भी एक किताब है प्रॉपर, जिसमें प्रज्ञा योग का पूरा सीक्वेंस दे रखा है। अब जैसे हम सूर्य नमस्कार में भी सूर्य देवता को लेके प्रणाम कर रहे हैं, है ना? हाँ, उनको अपना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और एक एक मंत्र है उसका। उसी तरह प्रज्ञा योग भी है, उसमें भी हम बेसिकली सविता, सूर्य देवता को, जिसको सविता भी कहते हैं, उनको प्रणाम करके अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। उसमें हम अलग अलग मंत्र नहीं बोल के गायत्री मंत्र के साथ करते हैं, जैसे कि ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, फिर उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम। एक एक पोज और एक एक जो हम आसन है वो करते जाते हैं। तो वो अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट है तो वो भी हमें उसके साथ साथ मिलता जाता है। बहुत बहुत अच्छा। और ये सारे बुक के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, और आप चाहें तो ये जाके आराम से AWGP स्टोर से भी ये सारे बुक्स आप ले सकते हैं। और ये बुक्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो बहुत ही मज़ा आया मैम आपसे बात करके, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली बच्चों की हेल्थ को लेके, वुमेन्स की हेल्थ को लेके, और योगा प्राणायाम के बारे में। ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। तो अब हम रैपिड फायर खेलेंगे, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम होगा। ओके, तो आपको आंसर देना है। तो मैम, योगा इन 1 वर्ड। पीस। मॉर्निंग योगा या इवनिंग योगा? मॉर्निंग योगा। बेस्ट आसन फॉर इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ? शवासन। That is the best one. One myth about yoga which you want to bust today? योगा इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। योगा इज यूनिवर्सल, सबके लिए है योग। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन ही उस पर फोकस कर सकता है या कर सकता है। सबके लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो योगा इज यूनिवर्सल। Ma'am, your go to pranayam when you are tired? भ्रामरी प्राणायाम। Pranayam. Okay. And flexibility और strength क्या ज़्यादा ज़रूरी है? स्ट्रेंथ। ट्रेडिशनल योगा या मॉडर्न योगा? ट्रेडिशनल। बेस्ट फूड टू ईट आफ्टर योगा? फ्रूट्स। वन मैसेज फॉर इंडियन मॉम्स हु से टाइम नहीं मिलता? तो टाइम निकालिए। अगर आपको अपने से प्यार है और आप थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ की तरफ देना चाहती हैं तो ज़रूर टाइम निकालिए। ये 1 घंटा आपके सेल्फ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी खुद की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैम, 2026 के लिए ऐसा कौन सा, क्या एक सोलफुल रिजोल्यूशन हर एक मॉम को लेना चाहिए? अपने लिए टाइम निकालिए। आप बाकी लोगों के लिए टाइम निकालते हो, फैमिली के लिए, बाकी काम के लिए, घर के काम के लिए, बट आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, जिसकी वजह से कितनी सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जॉइंट इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आप अपने लिए कम से कम 15-20 मिनट निकालिए, या फिर 1 घंटा तो मैं बोलूँगी, बट अगर उतना नहीं होता है तो कम से कम 15-20 मिनट निकालिए जहां आप अपनी सेल्फ केयर कर सकें, योग को अपने जीवन में ला सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे दूसरे इम्पॉर्टेंट है, पूरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, बाकी काम इम्पॉर्टेंट है, वैसे आप भी इम्पॉर्टेंट हो। तो अपने आप को नज़रअंदाज मत कीजिए। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आजकल सबका मतलब यही रोना है कि टाइम नहीं मिलता, ऑफिस, घर के काम, बच्चे सब इतना बिजी हो जाते हैं कि एक वुमेन्स को अपने लिए 30 मिनट भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है, बट हाँ, हमें इस पे काम करना होगा। वेरी नाइस मैम। अब हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी नॉलेज हमें दी, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई योग को लेके। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। और फ्रेंड्स, आपको पता है मैम के पास इतनी सारी नॉलेज है, और कि मैम की 2 बुक है, डिवाइन मैसेज ऑफ द लाइट, यू कैन सी डिवाइन मैसेज ऑफ द लाइट एंड आत्मदेव। ये बिल्कुल आपके इनर वर्ल्ड की जर्नी को बताएगी। ये बुक्स बहुत ही अच्छी है, आप इसे चाहें तो अमेजॉन से भी ले सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए अमेजॉन से ये बुक खरीदिए और अपनी इनर जर्नी को स्टार्ट करिए, अपनी सोलफुल जर्नी को स्टार्ट करिए इस बुक के साथ। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच।
अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे सोलफुल। थैंक यू सो मच।